सो हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में बात होगी बीए हिंदी ऑनर्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 के सिलेबस पर। सिलेबस आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई नए पेपर्स पढ़ने जाते हैं तो आपको अगर पहले से ही सिलेबस पता होता है तो एक तो प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप पहले से ही उसका मटेरियल जुटा लेते हैं। दूसरा ये कि आपको आइडिया लग जाता है कि आपके पेपर्स कितने इजी या फिर कितने टफ़ रहने वाले हैं, तो आप चीज़ें अच्छे से कवर कर पाते हैं पेपर आने तक। तो इसलिए सिलेबस डिस्कशन से रिलेटेड वीडियो ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 6th सेमेस्टर में कितने पेपर्स पढ़ेंगे। तो आपने 5th सेमेस्टर में जितने पेपर्स पढ़े थे उतने ही पेपर्स आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। तो कुल आपने 6 पेपर्स पढ़े थे सेमेस्टर 5 में, तो 6 पेपर्स ही आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो आप 3 कोर पेपर्स पढ़ेंगे, DSC 16, 17 और 18। तो 3 कोर पेपर्स आपके होंगे और एक आपका इलेक्टिव पेपर होगा आपके कोर्स से रिलेटेड। इसके बाद में आपका एक माइनर पेपर होगा GE और एक पेपर होगा आपका SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो कुल आपके 6 पेपर्स रहने वाले हैं जो आपको इस सेमेस्टर में भी पढ़ने होंगे। तो जो DSE का पेपर है, इलेक्टिव पेपर है, इसमें आपके कॉलेज वाले आपको कुछ ऑप्शंस देंगे जिनमें से आप जो पेपर चूज़ करेंगे, यानी कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो पेपर चूज़ करते हैं 1 या 2, वही 2 ऑप्शंस खोले जाते हैं। तो ये आपके कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। तो मैं यहाँ पे आपके 3 पेपर्स का सिलेबस डिस्कस करूँगी, DSC 16, DSC 17 और DSC 18। DSC पेपर की बात करूँ इलेक्टिव पेपर की, तो इसमें एक पेपर रहेगा शोध का, शोध प्रविधि होगा पेपर का नाम। तो इस पेपर को अगर आप ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च पेपर आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए देंगे। लेकिन ये पेपर अगर आप ऑप्ट करेंगे तो भविष्य में अगर आप प्रोफेसरशिप में जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि आप PhD करेंगे तो आपको थीसिस लिखनी होगी, तो आपको यहाँ से कई चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए सिलेबस पर आ जाते हैं। पहला पेपर आपका रहने वाला है DSC 16, जिसका नाम होगा हिंदी भाषा, स्वरूप, संरचना और इतिहास। तो इस पेपर में कुल 4 यूनिट्स होंगी। फर्स्ट यूनिट है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें आपको भारोपीय भाषा परिवार और आर्य भाषाएं पढ़नी होंगी। इसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी। इसके बाद में हिंदी भाषा की विकास यात्रा। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ये 3rd टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में सेकेंड यूनिट पर आऊँ तो सेकेंड यूनिट में आपको बोली और भाषा, हिंदी की बोलियाँ और हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें बात करूं, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन बोली और भाषा इसमें अंतर क्या होता है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद 3rd यूनिट है हिंदी भाषा की विविध भूमिकाएं। इसमें 4 टॉपिक्स हैं, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और ज्ञान विज्ञान की माध्यम भाषा के रूप में हिंदी। इसमें ऊपर के 3 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। लास्ट यूनिट है 4th यूनिट, हिंदी भाषा का नवीन स्वरूप। ये तो पूरी यूनिट आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए अगर आप मेरा सुझाव लेंगे तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया की भाषा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा, सोशल मीडिया की भाषा और सिनेमा की भाषा, 4 टॉपिक्स लगे हुए हैं। लेकिन 4th यूनिट बहुत आसान है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरी पढ़ लेना। इसमें से टिप्पणी परक प्रश्न भी आता है और विस्तृत प्रश्न भी आता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 4th यूनिट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा पेपर आपका रहने वाला है DSC 17। पेपर का नाम होगा अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य। यहाँ पे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श से संबंधित कुछ रचनाएं लगी हुई हैं। इस पेपर में भी कुल 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है विमर्शों की सामाजिकी, जिसमें आपको दलित विमर्श की अवधारणा और स्वरूप पढ़ना होगा, स्त्री विमर्श का अवधारणा और स्वरूप, भारतीय और पाश्चात्य चिंतन पढ़ना होगा। इसके बाद में आदिवासी विमर्श का अवधारणा और स्वरूप पढ़ना होगा। इसके बाद में सेकेंड यूनिट है विमर्श मूलक कथा साहित्य, यानी कि इसमें कुछ रचनाएं लगी हुई हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी होगी। तो पहली कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, दलित विमर्श पर आधारित, 25 चौका 150। बहुत ही सुंदर कहानी, आप पढ़ेंगे निश्चित ही आपको बड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ के। ये पूरा पेपर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी कहानी है मन्नू भंडारी की यही सच है, स्त्री विमर्श पर आधारित है ये कहानी। तीसरी कहानी है एलिस एक्का की, आदिवासी विमर्श पर आधारित, धरती लहलाएगी, झालो नाचेगी गाएगी। इसके बाद में 3rd यूनिट में कुछ कविताएं संकलित हैं। पहली कविता है दलित विमर्श पर आधारित, माता प्रसाद जी की
सोनवा का पिंजरा, बहुत अच्छी कविता है। दूसरी कविता है आदिवासी विमर्श पर आधारित निर्मला पुतुल की कहाँ हो तुम माया। तीसरी कविता है स्त्री विमर्श पर आधारित नीलेश रघुवंशी जी की, कविता का शीर्षक है पानदान। इसके बाद में इस पेपर की फोर्थ और लास्ट यूनिट है विमर्श मूलक गद्य विधाएं। इसमें आपको महादेवी वर्मा का एक लेख है स्त्री विमर्श पर आधारित स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न। ये निबंध आप पढ़ेंगे तो वाकई स्त्री विमर्श के संदर्भ में आपकी बहुत गहरी समझ डेवलप होगी। दूसरा है डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्धैया, जिसके अंतिम 50 पृष्ठ संकलित हैं, लेकिन ये बकवास है। मैं कहूँगी कि आपको पूरी ही मुर्धैया पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है वो अंतिम के 50 पृष्ठ या फिर शुरुआत के 50 पृष्ठों से नहीं पूछा जाता है, वो पूरी ही रचना से संबंधित, पूरी ही रचना पर आधारित होता है। तो ये आत्मकथा दलित आत्मकथा है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी ये आत्मकथा संकलित है, तो आपके लिए अभी से काफ़ी मदद हो जाएगी अगर आप इसको पढ़ लेंगे। तीसरी रचना है सीता रत्नमाला की आदिवासी विमर्श पर आधारित जंगल से आगे। इसके पृष्ठ 57 से लेकर 70 तक आपके सिलेबस में संकलित हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो ये पुस्तक आपको पूरी पढ़नी चाहिए। तीसरा कोर पेपर आपका है DSC 18, जिसका नाम होगा कथेतर गद्य साहित्य। फर्स्ट यूनिट है कथेतर गद्य साहित्य का परिचय। कथेतर का अर्थ होता है कथा से इतर। जो गद्य विधाएं कथा साहित्य के अंतर्गत नहीं आती वो कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि जीवनी है या फिर डायरी है या फिर संस्मरण है या फिर रिपोर्टाज है। तो ये सारी जो विधाएं हैं ये कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो कथेतर का शाब्दिक अर्थ ही होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, कथा प्लस इतर, यानी कि कथा से इतर, कथा से हटके, कथा से अलग। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट में कथेतर गद्य साहित्य का परिचय पढ़ना होगा, जिसमें आपको इसका स्वरूप, अवधारणा, उद्भव और विकास, और कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य के बीच अंतर संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से पढ़नी होगी। सेकेंड यूनिट है कथेतर गद्य साहित्य के प्रमुख प्रकार, जिसमें आपको जीवनी और डायरी, संस्मरण और रेखा चित्र, रिपोर्टाज और पत्र साहित्य अच्छे से पढ़ना होगा। इन सभी विधाओं का आपको स्वरूप पढ़ना होगा, अवधारणा पढ़नी होगी और विशेषताएं और प्रवृत्तियां पढ़नी होगी। तो सेकेंड यूनिट आप इस तरह से पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट बात करूं, थर्ड यूनिट है कथेतर गद्य साहित्य पाठपरक अध्ययन। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है जो आपको पढ़ना होगा, और फोर्थ यूनिट में भी कुछ टेक्स्ट लगा हुआ होगा जो आपको पढ़ना होगा। तो थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है आवारा मसीहा, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसके यहाँ पर 100 पृष्ठ लगाए गए हैं। थोड़ी सी मोटी जीवनी है, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो निश्चित तौर से आपको ये जीवनी पूरी पढ़नी चाहिए। बहुत ही सुंदर जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई। किसके जीवन पर आधारित? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित। थर्ड यूनिट का दूसरा टॉपिक है संस्मरण मैथिली शरण गुप्त जी का दद्दा, जो कि पथ के साथ ही महादेवी वर्मा की पुस्तक में संकलित है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो मैथिली शरण गुप्त को दद्दा कहा जाता था, इसलिए इसका शीर्षक भी दद्दा है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का स्मृति लेखा, जो कि अज्ञे की एक पुस्तक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की। रेखा चित्रों का संकलन इसमें है। इसमें से 4 रेखा चित्र आपको पढ़ने होंगे। मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो बाद में आपको समझने में दिक्कत ना हो। 4 रेखा चित्र आपको पढ़ने होंगे। कौन कौन से, वो भी आप सुन लीजिए। तो पहला रेखा चित्र है भारत कोकिला शीर्षक से, सरोजनी नायडू पर आधारित। दूसरा रेखा चित्र जो स्मृति लेखा से आपको पढ़ना है वो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन पर आधारित। इसके बाद में तीसरा रेखा चित्र है उपन्यास सम्राट, और चौथा और अंतिम रेखा चित्र जो आपको इस पुस्तक से पढ़ना है वो है एक भारतीय आत्मा एक चुनौती। यही शीर्षक है इसका। किसके जीवन पर? माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन पर आधारित। तो ये 4 रेखा चित्र आपको इस पुस्तक से पढ़ने होंगे। इसके बाद में आपकी फोर्थ यूनिट जो है वो है कथेतर गद्य साहित्य। इसमें भी कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है। पहला टॉपिक है फोर्थ यूनिट का अकेला मेला, जो कि डायरी विधा की रचना है रमेश चंद्र साहा जी की। ये पूरी आपको नहीं पढ़नी है, इसके आरंभिक 50 पृष्ठ आपको पढ़ने हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाएं। तो इसके आपको आरंभिक यानी कि स्टार्टिंग के 50 पृष्ठ पढ़ने होंगे। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है फोर्थ यूनिट के अंतर्गत वो है रिपोर्टाज विधा का। विद्यापतनाथ फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। ये आपको पूरा पढ़ना है। ये पूरा आपके सिलेबस में संकलित है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा है। 3-4 पन्नों का तो है, 3-4 पन्नों का ही है,
ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छा रिपोर्टाज है। इसके बाद में तीसरा टॉपिक है 4th यूनिट का निराला के पत्र, जो कि पत्र साहित्य विधा की एक रचना है। निराला रचनावली के खंड 8 से संकलित है। तो ये आपको पूरी नहीं पढ़नी है। इसमें कितना पढ़ना है, इसमें आपको स्टार्टिंग के यानी कि आरंभिक 25 पत्र आपको पढ़ने होंगे, जो कि दुलारे लाल भार्गव जी के नाम निराला ने लिखे थे। तो आप ये अच्छे से चीज़ें समझ लीजिए, बाद में आप सिलेबस देखें तो कहीं परेशान ना हो जाएं कि इतना ज़्यादा सिलेबस आप कैसे कवर करेंगे, इसीलिए मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बताते हुए चल रही हूँ। तो ये है आपका 3 पेपर्स का सिलेबस, जो मैंने यहाँ पे आपको बारी बारी से एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बता दूँ कि ये सारे पेपर्स, ये सारे टॉपिक्स आप कहाँ से कवर करेंगे। तो मैं आपका सारा सिलेबस कवर करा चुकी हूँ इसी चैनल पे। आपका DSC 16 का पेपर यानी कि हिंदी भाषा, स्वरूप, संरचना और इतिहास, और आपका DSC 17 यानी कि अस्मिता मूलक विमर्श, और DSC 18 यानी कि आपका कथेतर गद्य साहित्य, और आपका DSE का पेपर शोध प्रविधि। ये चारों पेपर्स मैंने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ा रखे हैं। एक एक टॉपिक मैंने इन चारों पेपर्स के सिलेबस का कवर कराया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से आप सारे पेपर्स के एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और PDFs के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। तो इन सारे ही टॉपिक्स के आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो कि कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। अब आपको क्या करना है बदले में, आपको वीडियो लाइक करके अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना है, और चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ना है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।